नोरेस ने जैसे ही निगाहें उठाकर देखा तो सामने खड़ी हुई मेराल को देख के इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। वो एक एक कदम चलती इसके करीब आ रही थी। इसकी आंखों में से अनगिनत आंसू बहे जा रहे थे। मेराल, तुम यहाँ अचानक? वो संजीदगी से बोला। इसकी बात सुन के अगले ही लम्हे मेराल रोते हुए इसके सीने से लग गई। इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोच लिया। तुम इस हवेली में कैसे आई हो मेराल? वो इसके चेहरे पर हाथ रखते हुए इससे नरमी से पूछने लगा। मगर इसने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। बस इसके सीने से लगी फूट फूट कर रोई जा रही थी। अगले लम्हे वो इससे अलग हुई तो बेसाख्ता ही नोरेस की आंखें इसके लबों पर टिक गई थीं। वो इसके होंठों को देखने लगा। एकदम से इसके बालों में उंगलियां फंसाए एकदम से इसके होंठों के ऊपर झुक गया था। इसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेता हुआ वो अपने अंदर की तशनगी मिटाने लगा। वो अपनी आंखें मीचते हुए इस शख्स के लम्स को महसूस कर रही थी। इसके कॉलर को बहुत शिद्दत से दबोचा हुआ था। मुझे आपसे दूर नहीं जाना। मुझे कहीं खुद में छुपा ले। हम एक काम करते हैं, हम बच्चा पैदा कर लेते हैं। पहले बच्चा हो जाएगा, फिर सब लोग रुखसती के लिए मान जाएंगे। मुझे आपसे दूर नहीं रहा जाता, वो रोते हुए बोल रही थी। पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो? वो संजीदगी से गोया हुआ। इसकी बात सुन के वो रोते हुए कहने लगी, हाँ, मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। मुझे आपके पास रहना है। मैं मजीद ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मजीद मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। खुदा के लिए कुछ करें। वो इसके गिरबान से पकड़ते हुए एकदम से इसके करीब होती, इसके पाँव पे अपने पाँव रखते हुए इसके गले से लग गई थी। क्या कर रही हो तुम मिराल? यहाँ पर आकर मेरे जज्बात को भड़का रही हो। तुम कभी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा तुम्हारे भाई आफत मचा देंगे अगर इन्हें पता चला कि तुम दुश्मनों की हवेली अपना हक लेने के लिए अपने शौहर के पास पहुंच गई हो। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। मगर वो एक दफा फिर से इसके सीने से चिमट गई थी। नहीं ना, मुझे तुमसे अलग नहीं होना। मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना है। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। मुझे खुद में कहीं छुपा लो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो रोते सिसकते हुए बोले जा रही थी। मगर वो इसकी बातों को इग्नोर करते हुए इसे वहां से जाने का कहने लगा। मगर वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस इसके साथ चिपकी खड़ी हुई थी। वो कहने लगा, देखो, तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात समझ जाओगी तो अच्छा होगा। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ वो दोबारा से नरमी से गोया हुआ, मगर वो खुद ही इसके ऊपर झुकी, इसके जज्बात को भड़काने लगी थी। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस करता हुआ इससे बिल्कुल पीछे दीवार के साथ लगा गया। वो इसमें मदहोश होती जा रही थी। अगले लम्हे इसकी गली में मौजूद दुपट्टा उतार के वो शख्स नीचे फेंक गया था, बिल्कुल उसी पीछे दीवार के साथ लगाया हुआ था। अगले लम्हे इसे अपनी बाहों में उठाता हुआ लाकर इसे बेड पर लेटाया। वो जब्त से अपनी आंखें बंद कर गई थी। अगले लम्हे नौरेस ने इसके चेहरे। डॉक्टर मिराल, जल्दी चले, पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब हो रही है। प्लीज जल्दी आए। मिराल जल्दी से अपने ग्लव्स उतारती हुई एक ऑपरेशन करने के बाद से इमरजेंसी में जाना पड़ा था। जैसे वो इमरजेंसी में दाखिल हुई तो सामने एक वजूद पड़ा हुआ था। एक लम्हे के लिए इसे लगा जैसे किसी ने इसके वजूद से जान निकाल ली हो। आज पूरे 5 साल बाद वो इसे अपने सामने देख रही थी। वो भी इस हाल में, खून में वो लथपथ था। क्या हो गया डॉक्टर? प्लीज जल्दी चले। पीछे से डॉक्टर बिलाल की आवाज पे इसने इस बात में सर हिलाया और जल्दी से इसके पास आई। इसके चेहरे पर देखने लगी। इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे, मगर शायद वो नीम बेहोशी की हालत में था। इसे बेहोशी वाले इंजेक्शन लगाए गए थे। बकौल नर्स वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो बस जाने की जिद कर रहा था और इसके कंधे पर और उसके सीने पर गोलियां लगी हुई थी और वो कांपते हुए हाथों से ऑपरेशन कर रही थी। डॉक्टर बिलाल देखने लगे। इसने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे, मगर एक ये वाला ऑपरेशन करते हुए वो पूरी की पूरी कपकपा रही थी। डॉक्टर बिलाल कहने लगे, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। आप नहीं कर पाएंगे, छोड़ दे, मैं कर लूंगा। वो कहने लगी, नहीं, मैं कर लूंगी। वो काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। बेसाख्ता इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे।
ये वो शख्स था जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, बहुत टूट के चाहती थी। इससे तमाम गोलियां इसके सीने से निकाली थी और गोलियों को साइड पे रखते हुए बेसाख्ता ही इसके चेहरे को देखने लगी। वो जैसे बाहर आई, इसने मास्क लगाया हुआ था। सामने अल्तमश सुल्तान खड़े हुए थे। इसके दादा जान, मेरे पोते पे जिसने भी हमला किया है इसे कुत्ते की मौत मारूंगा। वो सख्त लहजे में गोया हुए थे। पूरे अस्पताल के इर्द गिर्द पुलिस वालों की गाड़ियां थी, इर्द गिर्द सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये सब कुछ तो होना था, कि वो गांव के बड़े सरदार का इकलौता और लाडला पोता जो था, ये सब कुछ तो होना ही था। अल्तमश सुल्तान ने इर्द गिर्द देखा। जैसे वो बाहर आई तो इसने मास्क लगाया हुआ था। वो कहने लगे, मेरा पोता कैसा है, वो ठीक तो है ना? इसने इस बात में सर हिलाया। जी, आपके पोते की तबीयत बिल्कुल पहले से काफी ज्यादा ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम मजीद कुछ नहीं कह सकते कि इन्हें होश कब तक आएगा। ये कहते हुए वो दोबारा से अंदर आ गई। सारे डॉक्टर बाहर जा चुके थे। वो आहिस्तगी से इसके करीब आए। इसने अपना मास्क उतारा तो अनगिनत आंसू इसकी आंखों की बार तोड़कर बाहर आ गए। वो जल्दी से इसके पास आए, आहिस्तगी से इसकी गाल को छुआ तो दिल बहुत शिद्दत से धड़का। ऐसे लगा जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कितने अरसे बाद वो इसके लम्स को महसूस कर रही थी। एक लम्हा था जब वो इसे देखे बगैर अपना दिन भी नहीं गुजार सकती थी। इसके लब कपकपाने लगे। एकदम से वो इसके ऊपर झुकी, अपने लब इसकी पेशानी पे जैसे रखे तो इसकी कलाई को इस शख्स ने दबोच लिया था। मुझे छूने की कोशिश मत करो, वो एक एक लफ्ज को चबाते हुए बोला था। वो होश में आ गया था, मगर इसके चेहरे पर अभी भी तकलीफ के आसार नुमाया हो रहे थे। इस वक्त तो मेरे रहमो करम पर हो, वो भी गोया सख्त लहजे में बोली। इसकी बात सुन के वो कहने लगा, दूर रहो मुझसे, मगर वो भला इससे कहाँ दूर रहने वाली थी। अगले लम्हे इसका ऑक्सीजन मास्क उतारा और इसके ऊपर झुक गई थी। और वो मोहब्बत जो हमेशा एक दूसरे को देते थे। निकाह के बाद इन्होंने कितने लम्हे यूं एक दूसरे की हद में रहकर एक दूसरे को बेहद चाहा था, और आज भी वही कर रही थी। वो खुद नहीं जानती थी कि इसके अंदर इतनी तड़प कहां से आई थी कि वो खुद ही इसके ऊपर झुक गई थी। इसके बालों में अपनी मुठ्ठियां दबोचे हुए मजीद इसे अपने करीब करने लगा। दोनों ने अपनी आंखें मीची हुई थी जब अचानक पीछे से खटपट की आवाज आई तो वो एकदम से अलग हुई। देखा तो सामने महविश खड़ी हुई थी। महविश, जो कि नोरेस की बड़ी बहन थी, वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जल्दी से अपना मास्क सेट करने लगी। आप क्या कर रही थी? इसकी बात सुन के वो बहुत ज्यादा घबरा गई। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, वो बामुश्किल ये अल्फाज बोलती बाहर की तरफ चली गई थी, जबकि वो अपने भाई के चेहरे पर बिखरे हुए बाल साइड पर कर रही थी और इसके होंठ के पास लगी हुई हल्की सी लिपस्टिक को वो देखने लगी थी। वो नहीं जानती थी ये लड़की कौन थी, या फिर शायद वो जान के अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। वो इसके पास आ गई। नोरेस मेरी जान, वो इसके हाथ को पकड़ते हुए बोली थी। वो सबके लिए जितना सख्त था वो अपनी बहन के लिए उतना ही नर्म था। आप ये ऑपरेशन नहीं, वो नरमी से गोया हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हूँ? देखो तो सही तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। इसकी गाल पर हाथ रखते हुए धीरे धीरे इसकी गाल को सहलाते हुए बोली थी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था यहाँ हॉस्पिटल। प्लीज किसी ड्राइवर को बोलो वो तुम्हें वापस छोड़ कर आए। नहीं नोरेस, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये कहते हुए इसने झुककर नोरेस की पेशानी पर बोसा दिया। नोरेस के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। वो बाहर आई। सामने अल्तमश सुल्तान इससे कहने लगे, बेटा ठीक है, अब तुम चली जाओ, मिल लिया ना तुमने, ड्राइवर बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो इस बात में सर हिलाती बाहर की तरफ जा रही थी जब अचानक सामने से आते हुए शख्स के साथ इसकी बुरी तरह से टक्कर हुई। इसने निगाहें उठाकर देखा और मुकाबिल तैमूर को देखते ही इसके दिल को कुछ हुआ था। ऐसे लगा था जैसे सब कुछ ताजा हो गया हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। वो जुनूनी अंदाज में से देख रहा था। कितने अरसे बाद इसने देखा था। शायद इसने तो इस गहरी दुश्मनी के बाद हवेली से निकलना भी छोड़ दिया था। इसकी आंखों में देखे जा रहा था अजीब सी मोहब्बत, अजीब सा जुनून इन दोनों की आंखों में था। वो इसके करीब होने लगा। अगले लम्हे जब पीछे से अल्तमश सुल्तान आए तो वो फौरन से वहीं से पीछे मुड़ गया। बेटा चलो, मैं खुद ही तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर बाद तैमूर अंदर आया और डॉक्टर मिराल के बारे में पूछने लगा। अभी इन्होंने ऑपरेशन किया है, आप वहां चले जाएं। वो इस बात में सर हिलाता हुआ अंदर चला गया। मिराल की आंखों में से अनगिनत आंसू बह रहे थे। जैसे तैमूर अंदर दाखिल हुआ, मिराल बच्चे
क्या हुआ है? तैमूर ने नरमी से पूछा। चाचू। वो एकदम से रोते हुए मुकाबिल खड़े हुए तैमूर के सीने से लग गई थी। मेराल, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? चाचू से गोलियां लगी हैं चाचू। वो तकलीफ में था, वो घबराते हुए बोली। कौन? किसको गोलियां लगी हैं? इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला। चाचू, वो आगे वो मजीद नहीं बोल पा रही थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी, एक अजीब सा जुनून था। वो जान चुका था और ये खबर भला कैसे इन तक ना पहुंचती। परेशान मत हो, मैं इसी बारे में कुछ पूछने आया था। मैंने इनका ऑपरेशन किया है, इन हाथों से मैंने इनके वजूद से गोलियां निकाली हैं। वो रोते हुए बोली थी, रोना बंद करो। एक वही तो था जो इसके जज्बात को समझता था और वो दोनों एक दूसरे के जज्बात को समझते थे। वो दोनों ही एक कश्ती के मुसाफिर थे। इसकी मनकूहा महविश थी, जबकि महविश के भाई की मनकूहा तैमूर की भतीजी मिराल थी। कुछ साल पहले दोनों खानदानों के दरमियान जमीनों के मामलात पर दुश्मनी छिड़ी थी, जो इस कदर बढ़ गई थी कि वो एक दूसरे का खून करने पर भी आ गए थे। और ऐसे में इन दोनों का पहले से निकाह हुआ था। तैमूर का निकाह नोरिस की बहन महविश के साथ हुआ था, जबकि तैमूर की भतीजे का निकाह नोरिस के साथ हुआ था। जिद में आकर तैमूर ने जब महविश को तलाक ना दी तो इसने भी तलाक ना दी। दोनों तरफ से किसने खुला लेने की कोशिश की और बेनाम रिश्ता पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से पहले भी कितनी दफा दोनों खानदानों के दरमियान बहस मुबाहिसे हो चुके थे। कत्लो गारत पर वो लोग उतर आए थे, मगर फिर भी वो किसी न किसी बात पर वो लोग खामोश हो जाते थे। ये बात सिर्फ तैमूर और वही जानते थे कि इन दोनों के दिल पर क्या गुजरती है जब ये दुश्मनी बढ़ती है। इन दोनों ने तो इस हवेली में रहकर दुश्मनों की हवेली में दिल लगाया हुआ था। रात को दोबारा से आई, अभी भी वो नीम बेहोशी सी हालत में था। डॉक्टर ने बताया था कि इन्हें इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं, क्योंकि अभी वो इस काबिल नहीं है कि इनका ब्लड बहुत लॉस हुआ है और वैक्सीन ने बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दादा जान ये कहते हैं कि अभी इन्हें हॉस्पिटल में रखें, लेकिन वो बार बार हॉस्पिटल से जाने की जिद करते चले। ठीक है, आप बाहर चले जाएं। नर्स को बाहर जाने का इशारा कर दिया, खुद इसके पास आ गई। इसके चेहरे को देखने लगी, जहां पे दुनिया, जहां की मासूमियत छाई हुई थी। अगले लम्हे वो इसके करीब होती एक मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पर दिया था। मैं कभी भी आपको खोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ ये दुश्मनी खत्म हो जाए, मैं आपके पास वापस लौट कर आ जाऊं। हम वैसी जिंदगी गुजारे जैसे हम गुजारना चाहते थे। जो ख्वाब हमने साथ सजाए थे, हम वो ख्वाब पूरे करें। क्या आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई है? क्या आप मुझे छोड़ना चाहते हैं? वो इसके सीने पर सर रखे हुए बोले जा रही थी। आज कितने सालों बाद इसके इतने करीब आई थी। इसका दूर जाने को जी नहीं चाह रहा था। इस मोहब्बत ने फिर से अंगड़ाई ली थी, जिससे इसे हर तरह से सुलाने की कोशिश की। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। तुम मेरे हो ना, मेरे बनकर रहो। क्यों मुझसे दूर जाते हो? मेरे पास आ जाओ ना, मुझे अपने साथ ले जाओ। मुझे अपने करीब रखो, अपने हिसार में रखो। मैं मजीद अकेली नहीं रह सकती, मैं मजीद तन्हा नहीं रहना चाहती। वो रोते हुए बोले जा रही थी और इससे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुकाबिल शख्स इसकी हर बात को बड़े गौर से सुन रहा है, मगर वो चाह के भी ना इसे दिलासा दे सका, ना हौसला दे सका। वो बस आंखें बंद किए बेहोशी का ड्रामा करता रहा। वो बस इसे महसूस करना चाहता था। 2 दिन हो चुके थे, अब इसने अपने दादा जान से जाने की जिद नहीं की थी, बल्कि खुद ही कहता था कि अभी तबीयत नहीं ठीक, अभी हॉस्पिटल ही रहना चाहिए। 1 हफ्ते से वो हॉस्पिटल आया हुआ है। इसे ठीक अभी हॉस्पिटल ही रहना चाहिए। 1 हफ्ता वो हॉस्पिटल आया हुआ है। वो 1 हफ्ते में इसने बेहोशी के ड्रामे करके हर तरह से उसकी मोहब्बत को वसूल किया था। आज 1 हफ्ते बाद इसे डिस्चार्ज किया गया। वो जा रहा था कि बेसाख्ता इसने मुड़कर पीछे खड़ी हुई डॉक्टर मिराल को देखा और हल्का सा वो मुस्कुरा दिया। लेकिन इसकी मुस्कुराहट में एक ऐसा दर्द था जिसे इसने महसूस किया, मगर चेहरे पर वही संजीदगी छा गई और बाहर की तरफ चला गया। आपको पता है मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। आपसे जब मैं दूर जाऊंगी, जिससे मेरा नाम आपके नाम से जुदा होगा, इस दिन मैं मर जाऊंगी। वो तैमूर की तस्वीरों को सीने से लगाए इसके साथ बातें कर रही थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज आई, इसने जल्दी से तस्वीर तकिए के नीचे छुपाई, जबकि मेहरुन्निसा बेगम इसकी ये हरकत नोट कर चुकी थी। क्या कर रही हो? उसके पास आई, इसके तकिए से तस्वीर निकाल कर देखी। कभी तस्वीर को देखती, कभी इसे देखती। इन्होंने एकदम से गुस्से में तस्वीर कमरे के दरमियान में फेंकी। मम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? वो रोते हुए बोली। आपको मना किया था ना कि आपका इस शख्स से कोई लेना देना नहीं। मामा, वो मेरे शौहर हैं।
वो रोते हुए बोली। अगले लम्हे जोरदार तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया गया। तुम भूल गई हो तुम्हारे भाई ये हमला करवाने वाले ही वही लोग हैं, इसके बावजूद तुम कह रही हो कि तुम इस मर्द से मोहब्बत करती हो। वो लोग हमारे दुश्मन हैं, इनके सिवा ये कोई भी नहीं कर सकता। ममा खुदा के लिए इन पर शक ना करें। तैमूर तो ऐसा नहीं है, बेशक बाकी सब होंगे। वो रोते हुए हिचकियों के साथ बोली। खबरदार जो तुमने मजीद बकवास करने की कोशिश की। वो कमरे के दरमियान में टूटी हुई तस्वीर देख रही थी। अंदर से यूं चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन के नोरेस अंदर दाखिल हो गया। इसकी तबीयत पहले से कुछ बेहतर हुई थी। मेहरुनिसा बेगम नोरेस को देखते ही कमरे से बाहर चली गई और इसके पास आया। इसने नीचे से टूटी हुई तस्वीर को देखा जो उल्टी पड़ी हुई थी। आहिस्तगी से उठाकर देखा और अगले लम्हे इसने साइड टेबल पर रख दी। क्या हुआ? क्या मामा से बहस कर रही थी? वो नरमी से गोया हुआ और वो डर रही थी और वो शख्स तैमूर की तस्वीर देख चुका था। इसे डर लगने लगा। वो कुछ भी नहीं, आप ही। मैंने पूछा क्या हुआ आपको? वो नरमी से इसके पास आया और अगले ही लम्हे वो इसके सीने में लगती बहुत बुरी तरह से रोने लगी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तैमूर से, सब लोग जानते थे ना बाबा। बाबा जानते थे, बाबा को पता है, दादा जान को पता है कि मुझे इनसे मोहब्बत है। इसके बावजूद इन्होंने लटका कर रखा हुआ है। एक दिन ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। इस रिश्ते को ये नफरत, ये दुश्मनी दीमक की तरह चाट रही है। एक दिन ये खोखला होकर टूट फूट कर शिकार हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैंने तैमूर के सिवा कभी किसी को अपनी जिंदगी में सोचा ही नहीं, तो मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी? वो रोते हुए बोल रही थी। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहलाने लगा। आप ही ऑपरेशन नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नरमी से बोल रहा था। नरेश सुल्तान इस लड़की को खोना नहीं चाहता था, ना वो अपनी आप ही को तकलीफ में देख सकता था। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जिंदगी बहुत ज्यादा उलझी हुई लग रही थी। हो ना हो, ये हाकिम सिकंदर की फैमिली ने किया है और मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अल्तमस सुल्तान की आंखों में खून उतरा हुआ था, जबकि नोरेस कहने लगा, नहीं दादा जान, ऐसा नहीं होता। हम किसी गलतफहमी की बुनियाद पर इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब कुछ करने वाला तैमूर ही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुश्मनी इसकी है ना। अब मैं इसे कांटे को तो सबसे पहले रास्ते में हटाऊंगा। दादा जान आप क्या कह रहे हैं? वो नरमी से गोया हुआ तो इसके बाबा जान मुनव्वर साहब ने इसे रोक दिया। बड़ों के दरमियान बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा जान, मैं सही और गलत के दरमियान बोल रहा हूँ। वो गुस्से में चिल्लाया था। वो वहां पे बिल्कुल मजमे में खामोशी छा गई और इर्द गिर्द गार्ड्स को इन्होंने बाहर जाने का इशारा कर दिया था। वहां पे से वही बच गए थे और कहने लगे, देखो तुम भी फजूल किस्म की बातें छोड़ दो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारा ताल्लुक इसके साथ है तो खत्म हो जाएगा बहुत जल्द। हम इन्हें तलाक दे देंगे। मैं तलाक नहीं दूंगा। आज भी इसकी वही जिद थी। तुम्हें देनी होगी अल्तमस सुल्तान, वो गुस्से में चिल्लाए, जबकि वो कहने लगा, फिर आप भी दिलवा दीजिएगा। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। तैमूर इसे खत्म कराओ। इन्होंने अपने गार्ड्स को इशारा किया था और वो अपने आदमियों को इकट्ठा करने लगा। चाचू जान, मैं हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। मेरा तो कभी कभी जी चाहता है कि हॉस्पिटल में ही सो जाऊं, जहां वो तैमूर के साथ बातें करने लगी हुई थी। चाचू की जान, अब फजूल बातें बंद करो और खामोश होकर बैठो। देखो पहले ही बहुत रात हो चुकी है। वो संजीदगी से गोया हुए। इस लम्हे इनके सामने आकर गाड़ी रुक गई। इनके पीछे से गाड़ी आकर रुक गई। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। तुम गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ। नहीं चाचू, ये दुश्मनों की गाड़ियां होंगी। चाचू मुझे डर लग रहा है, आप बाहर मत जाए प्लीज चाचू। वो घबराते हुए बोली। पागल हो गई हो क्या? तुम तो ऐसे डरने वाली नहीं थी। तुम्हारा चाचू इतना कमजोर नहीं है। वो अपनी पिस्टल सामने डैशबोर्ड से उठाता हुआ बाहर निकला। इसके चेहरे पर पसीना आने लगा। अभी इसने कुछ किया ही नहीं था कि अचानक गोलियों की बौछार हो गई। वो नीचे बैठ चुका था, मगर एक दो गोलियां इसके कंधे को छूती हुई एक बाजू पर लग गई और वो नीचे गिर गया था। इसके बाद वो गाड़ियां वहां से चली गई। चाचू, चाचू जान, वो एकदम से चिल्लाते हुए बाहर आई। जल्दी से इसने मोबाइल उठाया और अपने दादा जान को कॉल की। दूसरी तरफ से इसके बाबा ने कॉल पिक की। वो रोते हुए इन्हें बताने लगी, बाबा चाचू जान को कुछ हो गया है। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इसके भाई सब लोग आ गए। इससे लेकर फौरन से अस्पताल पहुंच गए। मेहराल जो खुद एक डॉक्टर थी, वो अपने चाचू को देख रही थी। कुछ दिन पहले भी यूं इस हालत में वो शख्स आया था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब इस पे जान छिड़कने वाले चाचू ऐसी कंडीशन से गुजर रहे थे। ऑपरेशन करते हुए इसके हाथ कांप रहे थे।
आंखों में से आंसू बह रहे थे। ऑपरेशन तो कामयाब हो चुका था, ज्यादा खतरे वाली कोई बात नहीं थी, मगर फिर भी वो इन्हें तकलीफ में नहीं देख पा रही थी। क्या मतलब, मैंने किया था, मना किया था कि मैंने दादा को जान को बार बार समझाया था कि देखो मुझे बताना, मुझे इंफॉर्मेशन देना, तैमूर को कुछ हुआ तो नहीं है, ज्यादा गोलियां तो नहीं लगी, और कहाँ कहाँ लगी हैं। वो जो कॉल पर बात कर रहा था, अचानक इसकी नजर महविश की तरफ गई थी, जिसकी आंखों में से अनगिनत आंसू बहे जा रहे थे। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, ये कहते हुए इसने कॉल कट की और जल्दी से कमरे की तरफ आया। वो कमरे का दरवाजा बंद कर चुकी थी। महविश, महविश आपी बात सुने प्लीज, महविश आपी दरवाजा खोलें। ऐसे 2-3 दफा दस्तक दी जब महविश ने दरवाजा खोला और रोते हुए कहने लगी, आप लोगों ने तैमूर को मारने की कोशिश की, आप लोग मुझे बेवा करना चाहते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी ना, ये दादा जान ने करवाया है, परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो नरमी से बोल रही थी, नहीं नहीं, आप लोग बहुत बुरे हो, मुझे भी मार देना, मेरा भी गला घोंट दो, मेरे भी सीने में गोलियां उतार दे। इतने में अल्तमश सुल्तान भी आ गए। वो जल्दी से अपने दादा जान की तरफ चिल्लाते हुए कहने लगी, क्यों आप लोग इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं? मैं मोहब्बत करती हूँ इससे, खबरदार आप लोगों ने दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की। अगले लम्हे अल्तमश सुल्तान ने तमाचा अपनी पोती के मुंह पर रसीद किया। वो नीचे गिर चुकी थी। दादा जान, वो इतना गुस्से में चिल्लाया कि हवेली के दरो दीवार तक दहल गए थे। खबरदार आज के बाद घर की बेटी पे किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की। इससे नीचे गिरी हुई महविश को उठाया। महविश बहुत ज्यादा सहम गई थी। ये इस घर की बेटी तो पैदा होते ही मर जानी चाहिए थी। जो दुश्मनों की हिमायत कर रही है वो हमारे दुश्मन है। इसने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की, इसके बावजूद नहीं वो ऐसा कर सकती। वो दोबारा से चिल्लाने लगी, एक लगाऊंगा, जान निकालूंगा तुम्हारी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, जबकि हाशिम साहब तो खामोशी से खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। वो महविश से बाजू से पकड़ाता हुआ इसे कमरे में लेकर आ। महविश आपी प्लीज रोना बंद करें। वो नरमी से उनके आंसुओं को साफ करते हुए बोला। वह गुजरता जा रहा था, दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, मगर महविश का दिल बहुत बेचैन था। जब से इसे गोली लगी थी, इसका न जाने क्यों बार बार दिल बेचैन हो जाता था। पहले कभी कभी वो बाहर इसे कहीं ना कहीं देख लेती थी, मगर आजकल तो वो बिल्कुल इसे नजर नहीं आता था। न जाने इसकी कैसी कंडीशन होगी, इससे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। महविश ने वो कदम उठाने का सोचा जिसके बारे में इसने कभी सोचा नहीं था। जल्दी से उसने बड़ी सी चादर को अपने ऊपर लपेटा और अपनी हवेली से बाहर निकली और सामने बनी हुई इस बड़ी सी हवेली को देखने लगे। एक सड़क पार्क करनी थी और इस हवेली में चले जाना था, मगर इसका दिल बहुत ज्यादा शिद्दत से धड़क रहा था। कई सालों से वो इस हवेली में नहीं आई थी। एक वक्त था जब इसका ज्यादा वक्त इस हवेली में गुजरता था। वो हवेली में दाखिल हुई तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। वो आज भी इस शख्स के कमरे से वाकिफ थी। आहिस्तगी से इसके कमरे की तरफ आई और इसकी खुशकिस्मती थी कि कमरे का दरवाजा खुला था, मगर वो सामने कहीं नहीं था। वो पूरे कमरे में इसे देख रही थी। सामने दीवार पर लगी हुई तैमूर की बड़ी सी तस्वीर को देखने लगी। इस पर हाथ फेरने लगी, आंखों में से आंसू बहने लगे। जब पीछे से दरवाजे को लॉक करने लगी, वो हाथ में चाय वाला कप थामे हुए जैसे जैसे कमरे में दाखिल हुई, सामने खड़ी हुई लड़की को देखकर तैमूर को लगा जैसे न जाने इससे क्या हो गया है। उसके बाजू पर, इसके कंधे पर अभी तक पट्टी बांधी हुई थी और वो हल्की सी बुनियान पहने हुए था। वो इससे देखे जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो ख्वाब देख रहा है। जो अपनाक माहौल से वो चलता हो इसके पास आया, आहिस्तगी से अपना कांपता हुआ हाथ इसके गाल पर रखा, इसके बाद दूसरा गाल पर रखा, अगले लम्हे इसके करीब होता है, इसकी पेशानी से पेशानी टिकाई। तुम सच में आई हो? अब ठीक है तैमूर, आप ठीक है? वो रोते हुए बोली थी और वो इसे मजीद अपने करीब कर गया। अपने सीने में वो इसे भीन चुका था। इतनी शिद्दत से इसे अपने सीने से लगाया कि इसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस होने लगी। अब आप ठीक है ना? वो रोते हुए पूछ रही थी और इसके लब कपकपा रहे थे। वो नफी में सर हिलाने लगा। आपके बगैर मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? बहुत याद करता हूँ आपको, बहुत तड़पता हूँ, क्या करूं? वो इसके बालों को और हाथ को पकड़कर बहुत
वो इसके हाथ को पकड़कर अपने सीने से लगाता हुआ बोला, आपको पता मुझे डर लगता है। मैं आपको लेकर आऊंगा, जबरदस्ती करूंगा तो मेरी भतीजी भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भाई या तुम्हारी फैमिली वाले इससे तोड़ कर रख दें। तो मैं तुम्हें किसी अनमोल हीरे की तरह संभाल लूंगा, लेकिन मेरी भतीजी है मिराल, वो मर जाएगी। वो इसे अपनी मजबूरी बता रहा था और वो जानती थी ऐसा ही होना था। अगर कुछ भी ऐसा कदम उठाए, इसके दादा जान बहुत सख्त मिजाज थे, जबकि इसकी फैमिली वाले फिर भी कंप्रोमाइज कर जाते थे। मगर अगर किसी ने दुश्मनी की तरफ कदम बढ़ाए थे तो वो सिर्फ इसके दादा जान थे। वो आहिस्तगी से इसके करीब हुआ। मुझे आपके पास आना है। मैं कैसे आऊं? मैं मजीद ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आपके पास आना है। मैं कैसे आऊं? मैं मजीद ये अकेलापन नहीं सोऊंगी। इसके भी अल्फाज कुछ ऐसे थे। वो इसके करीब होते हुए इसके सीने से लग गई। मुझे मुकम्मल कर दें। वो इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोली और वो हैरत से इसे देखने लगा। क्या कह रही हो? आप पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं सबसे बगावत करके आ गई हूँ। मुझे वापस कभी भी नहीं जाना। और तो बस महज इसे देखने की गर्ज से आई थी। मगर इस शख्स को देखते न जाने क्यों सबके लिए इसके दिल में बगावत सी पैदा हो गई थी। वो इसके करीब हो गया, बहुत करीब, इतना कि दोनों की सांसों की तपिश एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर सकते थे। इन दोनों के दरमियान फासले पर पर्दा गिरता गया और अपने हिसार में लेता हुआ इसे दीवानों की तरह अपनी मोहब्बत से आशनास करवाता गया। फजर की अजानों की आवाज इसके कान से टकराई तो वो जल्दी से हड़बड़ा के उठी। मुझे हवेली जाना होगा। वो बिखरी हुई हालत में उठी थी और वो इसके चेहरे को देख रहा था। बहुत जल्द मैं तुम्हें वापस इस कमरे में ले आऊंगा। वो मोहब्बत से बोला तो इसकी बात सुन के वो मजीद कोई बात करती वो कहने लगा, मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं ना, कोई देख लेगा। बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी, मगर अभी तक वो इस शख्स के लम्स को अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। वो इसे हवेली से बाहर तक लेकर आया और तब तक वो वापस हवेली में नहीं गया जब तक कि वो अपनी हवेली के अंदर नहीं चली गई। सुबह सुबह नौरेज मर्दान खाने में दाखिल हुआ तो वहां पे कुछ लोग बैठे हुए थे और इनके जाने का इंतजार करने लगे। हाशिम साहब ने अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा, तुमने कोई बात करनी है? बात नहीं करनी, फैसला सुनाना है। इससे अपने दादाजान की तरफ देखा। अल्तमत साहब की पेशानी पर बल नमूदार हुए। तुम इतने बड़े हो गए हो क्या बस फैसले सुनाओगे? हाँ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो जब मैं फैसला नहीं मानता हूँ तो इससे भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये दुश्मनी खत्म करो। मिराल से मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मिराल रुखसत होकर इस घर में आए और महविश अपने घर में जाए। ये सुन के अल्तमश साहब एकदम से गुस्से में उठे। तुम्हारी ये हिम्मत! तुमने सोच भी कैसे लिया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा? ये तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोले। वो कहने लगा, फिर मैं खुद भी ये ख्वाब पूरा कर सकता हूँ। इस लड़की को इस हवेली में लेकर आऊंगा। जिस दिन तुम इस लड़की को इस हवेली में ले आओगे इस दिन हमारा मड़ा हुआ मुंह देखोगे। ये सुनकर इसके दिल पर कुछ हुआ था और महविश को इस हवेली में भेजने लगा। यूं बेशक इनकी लड़की को लाऊं या ना लाऊं, अगर महविश को तुम भेजोगे तो महविश हमारे लिए मर चुकी होगी। इन्होंने महविश से है तो मर जाएगी, लेकिन जिंदा पहले कौन सा बची हुई है? ये कहते वो महविश के कमरे में चला गया। इसने महविश के बाजू से पकड़ा और इसे बाहर की तरफ चलने लगा। मुझे सुबह सुबह कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि वो रात को महविश को इधर जाता हुआ उधर से वापस आता हुआ देख चुका था। वो नहीं चाहता था कि वो कोई गलत कदम उठाए, क्योंकि वो जानता था वो तैमूर से जिस कदर मोहब्बत करती है इसके अंदर सब्र नहीं पाया जाता। वो अपने शौहर को खोना नहीं चाहती थी। वो इसके लिए हवेली में आया। सब लोग टैक्सी में बैठे नाश्ता कर रहे थे। तैमूर गार्ड के लाख रुकने के बावजूद भी वो तैमूर तैमूर चलाता गया। तैमूर ने जब महविश को देखा तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगा कि शायद इसे पता चल गया है, ये तुम्हारी अमानत थी, तुम्हारे पास अपनी अमानत संभाल के रखना। ये कहते हुए वो इसके हाथ को तैमूर के हाथ में दे गया और तैमूर इसके आंखों में झांक के देख रहा था जैसे ये एक तकलीफ थी, अमानत थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुकम्मल तुम्हारी है। इसका भाई जिंदा है, तुमने एक जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या इस पे भी खराश आई तो फिर जो इस हवेली वालों के साथ मैं करूंगा सब कुछ तबाह कर दूंगा। वो संजीदगी से गोया होगा और वो महविश को देखने लगा। हाकिम साहब आगे आए और कहने लगे, हमने कभी औरतों को दुश्मनी में घसीटा नहीं है। महविश बिल्कुल मेरे लिए बेटों की तरह है और कल भी ये चाहते थे कि हम आज भी ये चाहते हैं कि दुश्मनी खत्म हो जाए।
मगर तुम्हारे दादाजान खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन मैं ये खत्म कर चुका हूँ। आज से मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं, मुझे अपने दुश्मनों में मत गिनिएगा। जिस दिन मेरे घर वाले राजी होंगे, मैं अपनी अमानत आप लोगों से ले जाऊंगा। मेरी अमानत आप लोगों के पास ही रहेगी। ये कहता हुआ वो वहां से चला गया। इसने एक नजर मिराल को देखा भी नहीं था। मिराल का दिल छन से टूट गया। वो इस शख्स को कितना चाहती थी। वो महज इसके लिए एक अमानत थी, महज एक मनकूवा थी। अगर इसे मोहब्बत होती तो क्या पता वो इसे भी अपने साथ लेकर जाता। ये सोचते हुए इसके दिल को कुछ हुआ था। तैमूर बेटा, इसे अपने साथ कमरे में लेकर जाओ। शाबाश हुक्म साहब। नाकिब साहब ने इसे जाने का इशारा किया। अपने दादाजान की बात सुन के वो इस बात में सर हिलाते हुए अपने कमरे में ले आया। कमरे का दरवाजा बंद था तो वो रोते हुए तैमूर के सीने से लग गई। तैमूर, मुझे नहीं पता रात को कब नौरेस ने मुझे आते हुए और यहाँ से जाते हुए देख लिया, लेकिन नौरेस ने फैसला किया, बाबा जान और बाकी सब ने फैसला किया कि मैं इनके लिए मर चुकी हूँ। वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली, नहीं, कभी भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पर दिया। इसके सीने में छुपी जा रही थी, आपके घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे ना? मेरी जान, मेरे घर वालों ने कभी तुम्हें धुतकारा नहीं था। वो हमेशा आपको कबूल करेंगे और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त गुजरने लगा। दुश्मनी अब मजीद बढ़ चुकी थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि नोरेस को इन्होंने इनके खिलाफ कर दिया है। आधी रात का वक्त था जब कमरे का दरवाजा खुला और अल्तुमत साहब नोरेस के कमरे में दाखिल हुए। वो जो किसी गहरी सोच में गुम था, अपने दादा जान को देखते मुस्कुराते हुए ने सलाम किया। लगता है दादा जान से तुम नाराज हो गए हो, आजकल पास भी नहीं बैठते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो संजीदगी से गोया हुआ। तुमने बहुत गलत फैसला किया। अगर दादा जान आप इस टॉपिक पर बात करने हैं तो प्लीज, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। आपने बोला था कि इसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा, तो ठीक है ना, मैं इसे छोड़कर आया हूँ। इसके मुहक्किम के पास कम से कम मैं खुद को तो गुनहगार नहीं कह सकता ना। इसके शौहर से दूर रखूं। आप लोगों ने खुद अपना हिसाब देना है, मैंने खुद। वो संजीदगी से गोया हुआ। बहुत ज्यादा बातें करने लगे हो, बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो ना। दादा जॉन ने इस पे तंज किया। वो इस बात पे सर हिलाने लगा। जब घर के बड़े बच्चे बन जाएं तो छोटों को बड़ा बनना पड़ता है। वो जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाता वो बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, मैं भी ये चाहता हूँ और मेरी शादी सिर्फ मिराल के साथ होगी। अगर इसके अलावा किसी और के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत होगा। वो जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाता वो बोला। वो कहने लगे, वाकई में? वो इस बात में सर हिला गया। हाँ, वाकई में। वो चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो बाहर चले गए और वो लैंप के बटन पर हाथ रखे कभी ऑन करता कभी ऑफ करता। आंखों के सामने बस मिराल का चेहरा आ रहा था, जिसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसने दरवाजे को लॉक लगाया हुआ था। इसने आके दरवाजा खोला तो एकदम से वो अंदर आकर खड़ी हो गई। दरवाजे को लॉक लगाती एकदम से इसके गले से लग गई। इसने बड़ी सी स्याह शॉल को गिर्द लपेटा हुआ था। वो हैरत से इसे देखने लगा। फौरन इसके चेहरे को अपने हाथों में प्याले में भरकर दीवानों की तरह इसके चेहरे पर बोसे देने लगा। कभी इसकी पेशानी पे बोसा देता, कभी इसे करीब कर जाता। मुकम्मल तौर पर इसे अपने हसार में जकड़ा गया। मैं तुम्हें अब भी बहुत ज्यादा याद कर रहा था। तुम्हारे लिए मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था, बहुत ज्यादा घबरा रहा था। इसे अपने सीने में भींचे हुए बोल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इसकी पसलियां टूट जाएंगी। वो अब इससे दूर होने की कोशिश करने लगी। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। सब ये कह रहे थे कि अब हम दोनों के दरमियान तलाक हो जाएगी। अब मुझे डर लग रहा है। वो लोग खुला की बात कर रहे थे, मेरी फैमिली वाले, क्योंकि तैमूर चाचू को तो इनकी मोहब्बत मिल गई है ना। मुझे पहले ये उम्मीद थी कि तैमूर चाचू इनसे मोहब्बत करते हैं, वो महविश को नहीं छोड़ेंगे, तो अब भी कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तो घर वाले कह रहे हैं कि खुला करवा देंगे। वो रोते हुए से बता रही थी, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कभी भी हम अलग नहीं होंगे मेरी जान। ये कहते हुए इसे मुकम्मल तौर पर अपने सीने में भींच लिया था। हम एक काम करते हैं, हम बीबी प्लान कर लेते हैं बीबी, और प्लीज। वो इसके गरिबान से पकड़ते हुए बोली, इसके करीब होते हुए, पागल हो गई हो क्या? वो मुकम्मल तौर पर पागल लग रही थी। वो इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ, पागल हो चुके हो, क्योंकि मैं आपको किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती और मेरे पास यही आखिरी जरिया है। मुझे नहीं पता मेरे घर वाले
जिद्दी हैं, इन्होंने भी जिद पे उतरना है, क्योंकि चाचू को तो इनकी मोहब्बत मिल चुकी है। वो रोते हुए इसके सीने में छुपी जा रही थी। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स हो जाओ। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहला रहा था, इसके लब कपकपा रहे थे। इसने मोहब्बत भरा बोसा इसकी पेशानी पे दिया। वो इसके करीब होती एकदम से इसके लबों के ऊपर झुक गई, इसके होंठों पे अपने होंठ बेबस कर दिए। वो इसे अलग करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मुकम्मल तौर पर इससे बहका गई थी और वो उनको की तरह बस इसकी तरफ देखे जा रहा था। मुझे डर लग रहा है, वो घबराते हुए बोली। डर तो अब लगना चाहिए, ये कहते हुए एकदम से इसने अपनी कमीज को उतार के दूर फेंका और इसके करीब आने लगा। वो एकदम से कमरे में अंधेरा छा गया और इन दोनों की सरगोशियों की आवाजें बाकी थी। वो इससे तमाम हकूक वसूल करता हुआ इसे अपनी बाहों में लिए लेटा हुआ था। धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेर रहा था। क्या ये गलत नहीं होगा अब की बार? शायद इस लड़की को एहसास हो चुका था। मेराल, आपने खुद मुझे बहकाया था, अब क्या गलत है, क्या सही? हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें आगे सोचना चाहिए। वो रो पड़ी थी, इसके सीने में अपना मुंह छुपा गई। मुझे नींद आ रही है, अगर आप यहाँ पे सो जाओगे और कल सुबह आपके घर वाले आपको हवेली में ना पाके हंगामा मचा देंगे और मेरे घर वालों ने देख लिया, तो फिर ये ना हो कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी उल्टा लटका दें। आप डरते हैं घर वालों से? वो नफी में सर हिलाने लगा। आपने मुझे झटका क्यों दिया? जब मैंने आपका ऑपरेशन किया था आप कंट्रोल में क्यों नहीं आए थे? मैं नहीं चाहता था मुझे कोई और डॉक्टर हाथ लगाए, मैं चाहता था कि मेरी मेराल मुझे हाथ लगाए। इसके हाथों को अपने लबों से लगाता हुआ बोला, आप सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? वो इस बात में सर हिलाने लगा। वो रात को वापस अपनी हवेली आ चुकी थी, मगर इसने कदम बहुत बड़ा उठा लिया था और 2 हफ्तों बाद इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लगी, इसका सर चकराने लगा था। जब डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने बताया कि वो मां बनने वाली है। ये सुनकर तो पूरी हवेली पर गोया कयामत ही बर्पा हो चुकी थी और इसे आगा जान के सामने पेश किया गया। हाकिम साहब गुस्से में कहने लगे, ये किसका है? बहरहाल निगाहें झुकाते हुए कहने लगी, मेरे शौहर का है। और किसका हो सकता है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि मैंने अपने शौहर का ही है। वो संजीदगी से बोल रही थी और अगले लम्हे वो इसकी तरफ आने लगे। जब तैमूर आगे आया और कहने लगा, तो जब इतना कुछ हो चुका है तो हमें इसकी रुखसती कर देनी चाहिए, ताकि हमें भी ऐसी नौबत ना आए कि हम इसका बाजू पकड़ के इसे घर छोड़कर आए। वो संजीदगी से गोया इसकी बात सुन रहे थे। इसने तैमूर की तरफ देखा, जो संजीदगी से कह रहे थे, फिर ये होगा कि हमारे लिए ये लड़की मर जाएगी। वाइस्तगी से तैमूर आके इनके कदमों में बैठ गया। बाबा जान, क्यों आपको ये सही लगता है कि आप एक लड़की मेरे पास है जो अपने माँ बाप के लिए मर गई है, दूसरी इनके पास जाएगी जो हमारे लिए मर जाएगी? दादाजान आप बताएं, बाबा जान ऐसे कैसे हो सकता है? वो नरमी से उनसे पूछ रहा था, इनके हाथ को पकड़ा हुआ था। बाबा जान, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, आप लोगों ने बचपन से हमारी जहनों में बिठाया हुआ था। हम बेबस हैं, हम चाह कर भी ये मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल सकते। आपको समझना चाहिए। वो नरमी से नहीं समझा रहे थे। कल हम लोग इन तरफ जाएंगे, इनकी बेटी को भी मिलवा के लाएंगे। अगर इन्हें लगता है कि हमारी गलती है, ठीक है, जो कुछ भी मसला है हम हल कर लेंगे ना। ऐसे लड़ने झगड़ने से क्या होगा? बताएं बाबा जान, ये दुश्मनी साला साल चलती जाएगी। हम अगर जाके मिराल को इनके हाथ में थमा भी दें, कल को इनकी औलादें होंगी, ठीक है, वो जब एक दूसरे के आमने सामने अपने ननियाल वालों को देखेंगे, अगर जा नहीं पाएंगे तो क्या असर पड़ेगा इन पर? आप ही बताएं। आप बच्चों पर क्या असर पड़ेगा जो दुश्मनियों में पले बढ़ेंगे? हमने दुश्मनी में नहीं पलना था, लेकिन आप लोगों ने इसके बावजूद दुश्मनियों में हमें पाला और इन दुश्मनियों में डाल दिया। बड़े जवानी की दहलीज पर कदम रखते जिन दुश्मनियों से हम खौफ खाते थे, बिल्कुल हवेली के सामने, हवेली हमारी दोस्ती की मिसाल देते थे, इन लोग दोनों हवेली वालों की। लेकिन इतनी गहरी दुश्मनी ने किसी चीज पर तो कंप्रोमाइज करना चाहिए। हमें करना पड़ेगा, हमें झुकना पड़ेगा, ताकि रिश्ता सलामत बच जाए, जिंदगियां बच जाएं। वो नरमी से इन्हें समझा रहा था और शायद पहली दफा तैमूर की बातों का इन पर काफी ज्यादा असर हुआ था। इन्होंने मिराल की तरफ देखा और वो खामोश हो गए और अगले दिन वो सब लोग हवेली आए थे। अल्तमस सुल्तान को तो वो बहुत हैरत हुई, क्योंकि वो कभी भी ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो लोग सब इनकी हवेली में आएंगे। महविश भी आई थी, जो डरी सहमी बिल्कुल तैमूर के साथ लगी हुई थी, जबकि वो माफी मांग चुके थे।
हाकिम साहब कहने लगे, आपको लगता है हम गलत हैं? ठीक है, हम माफी मांगना चाहते हैं। आप जैसा जैसा हमें कहेंगे हम वैसा वैसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चों की खुशियों की खातिर हमें एक कदम उठाना होगा। हमें दोबारा से दोस्ती के लिए कदम बढ़ाना होगा। और मैं कदम बढ़ाता हूँ, मैं आपके कदमों में बैठ के तैयार होता हूँ। और कभी भी इतना ज्यादा झुकाना नहीं चाहिए खुद को कि हाकिम साहब इनके सामने अभी झुकने लगे थे जब आगे बढ़ के नौरेज ने रोक लिया। कह रहे हैं, यहाँ हम आपको नहीं झुकने देंगे। पागल हो गए हैं क्या? दादा जान ने इसे दोबारा से अल्तमस साहब की तरफ देखा और फिर एक दफा फिर से दोनों आंखें उठाकर एक दूसरे की तरफ देखा। इनकी दोस्ती कितनी गहरी थी। बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक इन्होंने साथ जिंदगी गुजारी थी, और आखिर ये आके वो ऐसे दुश्मनी पाल कर बैठे थे कि अगले लम्हे वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। और एक लम्हा लगा था, बस इन दोनों में से किसी एक को झुकना था और दुश्मनी खत्म हो जानी थी। कभी कभी छोटी सी बात से शुरू होने वाली दुश्मनी की जिंदगियां बर्बाद कर देती है, जो कई नस्लों तक परवान चढ़ती है, और आखिर में इसका कोई फायदा भी नहीं होता। और वो लोग नहीं चाहते थे कि इनकी आगे वाली नस्लें इस दुश्मनी की भेंट चढ़ जाए, क्योंकि इन दोनों खानदानों के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक था। इसकी बिना पर एक दूसरे को माफ कर चुके थे और रुखसती की तैयारियां धूमधाम से होने लगी थी। दोनों हवेलियों को दुल्हनों की तरह सजा दिया गया, और वो लम्हा भी आ गया जब वो इस शख्स की दुल्हन बने बैठे इसके कमरे में बैठी हुई थी, सामने दीवार पर लगी हुई इसकी तस्वीर को देख रही थी, जिसे छोड़ दी थी। कभी नौरेज की दुल्हन बनकर इसके कमरे तक आएगी। लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, हाथों की हथेलियों में लम्हात के बारे में सोच सोच के इसका दिल बहुत बेचैन सा हो रहा था। इसने बेचैनी से पहलू बदला जब कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो मजीद सरशारी में मुब्तला हो गई। अभी वो इस रात को नहीं भूल पाई थी, ऊपर से इसकी मायने खेज बातें, इसके मैसेजेस, वो सब कुछ इसे मजीद शर्माने पर मजबूर कर रहे थे। वो आगे इसके सामने बैठ गया। डॉक्टर मिराल, वो नरमी से इसके नाम को पुकारने लगा। जब मिराल ने निगाहें उठा के इसकी तरफ देखा, वैसे भी हम बड़ी प्री गोल्डन नाइट मना चुके हैं और हमारी फाइनल गोल्डन नाइट है, ये कहते हुए वो इसके करीब होने लगा। वो इसके सीने पर हाथ रख गई। वैसे आपने तो शादी से पहले बेबी का प्लान सोचा हुआ था, इतनी जल्दी है? बच्चों की वो मुस्कुराते हुए इसे छेड़ने लगा। आप मुझे तंग कर रहे हैं ना? वो इस बात में सरे लाने लगा। अगले लम्हे इसकी पेट पर हाथ रखा। छोटा सा सरदार आने वाला है, वो मुस्कुराते हुए बोला। तो इसकी बात सुन के इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। आप मुझे तंग कर रहे हैं? वो इसे आंखें निकालते हुए बोली। हाँ, मैंने तो तंग करना है। खींच कर इसे अपनी आगोश में बिठाया गया। वैसे बड़ा तेज निकला, इतनी जल्दी जल्दी इसे दुनिया में आने की पड़ी हुई है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये आएगा। वो मुस्कुराते हुए बोला था। इसकी बातें सुन के वो इसके सीने पर मुक्का मार गई। अब मुझे तंग नहीं करेंगे ना? इसकी बात सुन के वो हंस पड़ी। ठीक है मेरा बच्चा, मैं तंग नहीं करता। मोहब्बत से इसकी दोनों आंखों पे बोसा दिया। चले ठीक है, शाबाश, अब जाए चेंज करके आए। इसकी बात सुन के वो मुस्कुरा दी। चेंज करके आई। आकर इसकी बाहों के हसार में वो लेट गई थी। वो धीरे धीरे इसकी बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था, मुस्कुराते हुए से कह रहा था कि आज हम फाइनली एक हो गए हैं। वो मुस्कुराने लगी, हाँ हमेशा के लिए। और वो एक दूसरे के साथ हल्की फुल्की सरगोशियां भी कर रहे थे। वो अभी तक वैसे ही हिचकियों के साथ रो रही थी। वो कब्जे से सीने से लगाए इसकी पुष्ट को सहलाते हुए इसे खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था। बस कर देना, और कितना रोना है? पता नहीं क्यों, बस मैं सारी तकलीफ और दुखों को अपने अंदर खत्म कर देना चाहती हूँ, जिनको मैंने अपने अंदर दबाया हुआ था। तो इसके बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी। वो मुझे मजीद हिचकियों के साथ रोते हुए बोली। इसने महविश की टोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया, मोहब्बत भरा भूसा इसकी ठोड़ी पर दिया। हम लोग हमेशा अब साथ रहेंगे ना? हम कभी अलग नहीं होंगे। वो इसके गले से लगते हुए बोली। कभी भी अलग नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आपके लोग झुक गए थे। अगर आप लोग ना झुकते तो शायद ये दुश्मनी ऐसे चलती। वो नरमी से कह रही थी, मेरी जान, मैं आपको हासिल करने के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके आंसुओं के लिए और मिराल के लिए सब कुछ किया, और मुझे यकीन है कि अगर कभी हमारे दरमियान दुश्मनी नहीं आएगी। इसकी बात सुन के वो इसके महफूज हसार में सिमटी हुई अपनी आंखें बंद कर गई थी।